अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात कर लेते हैं इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब के हवाले से, जिन्हें 8 अक्टूबर को अगवा किया गया था, जिसके बाद 25 दिन बाद उन्हें जो है वो बाजियाब करवा लिया गया। और इस हवाले से हम बात भी करेंगे। साथ ही जैसे उन्हें बाजियाब कराया गया तो पहले तो बात ये की जा रही थी कि हसन अब्दाल एक इलाका है जहाँ पर अगवाकार की गाड़ी मौजूद थी और इंतज़ार हुसैन साहब खुद भी उस गाड़ी में थे और पुलिस की नाकाबंदी थी। और जब अगवाकारों ने पुलिस को देखा तो उन्होंने फायरिंग कर दी। फायरिंग का तबादला हुआ पुलिस के दरमियान, अगवाकारों के दरमियान, जिसके बाद अगवाकार गाड़ी को छोड़ के चले गए और गाड़ी में मौजूद इंतजार हुसैन साहब बैठे रहे। जब पुलिस ने उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है तो उन्होंने बताया मेरा नाम इंतजार हुसैन है। तो उन्होंने कहा आप कौन है। समझ जाएं कि पुलिस ने ला इल्मी का इजहार कर दिया। जिसके बाद फिर जब पुलिस ने पता लगाया, उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर आए तो पता चला कि ये बानी पीटीआई के वकील हैं और इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था बल्कि अगवा किया गया था 8 अक्टूबर को, और 25 दिन बाद जो है वो उन्हें बाजियाब करवा लिया गया है। इस पे बात करेंगे। साथ ही अमेरिका में सदारती इंतखाबात को अब सिर्फ 2 रोज़ रहते हैं। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टक्कर का मुकाबला होने जा रहा है। दोनों फरीकैन ने एक दूसरे पे शदीद तनकीद भी की है। पाकिस्तान की पॉलिसी के हवाले से अगर कमला हैरिस मुस्बत साबित होती हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप, इस पर भी बात करेंगे। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है गौस नियाजी साहब ने। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया नियाजी साहब आपके वक्त का, और इनके हमरे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के से इनका ताल्लुक है अली राशिद साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अली साहब, आपके वक्त का रुख कर लेते हैं गौस साहब का। गौस साहब, क्या समझते हैं आप, इंतज़ार हुसैन साहब को पहले अगवा किया गया और फिर उसके बाद जब अगवाकारों और पुलिस के दरमियान फायरिंग हुई और फिर उसके बाद जब पूछा गया पुलिस की जानिब से कि आप कौन हैं तो उन्होंने कहा कि मैं इंतज़ार हुसैन हूँ। बानी पीटीआई के वो वकला थे, अगवा का ये केस है, कुछ दिन बाद उन्हें बाजियाब करा लिया गया। तमाम तर मामलात पे क्या कहेंगे सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है कि इनको अगवा किया गया। किसने किया हुआ, किन्होंने अगवा किया? बजाय तो बयान दे रहे थे कि मुझे तावान के लिए अगवा किया गया और मुझसे तशद्दुद किया और 2 करोड़ तावान मांग रहे थे। तो इस किस्म की बातें वो कह रहे थे, लेकिन वो घबराए हुए काफ़ी थे जी। अभी कुछ तो रिलैक्स हो के फिर उससे मेरे ख्याल में उसके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और पूरी ये सिर्फ वकला कबीर थी और सारे दूसरे हम जितनी सियासी कुव्वतें हैं सबको इस वाक़े की तदारक के लिए इकट्ठा बैठना होगा और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए कि किसने उठाया। बाकी क्या वो जिस तरह के वो पठान लोग थे या कोई और लोग थे जो अगवा करके लेके थे और कहीं उसको और शिफ्ट करना चाह रहे थे, उसकी वजह क्या थी? और फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने भी कल को बयान दिया था कल तक वो बाजियाब हो जाएंगे। तो कुछ समझ नहीं आ रही कि कौन पीछे इस वाक़े के पीछे कौन हो सकता है। तो इसकी प्रॉपर जो है इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। इसके लिए कोई GIT बनानी चाहिए ताकि कि उस रूट काज तक पहुंच जाए कि कौन अगवा करने वाले हैं, ताकि आइंदा जो है इस किस्म के वाक़यात जो है वो रूनुमा ना हो। बिल्कुल ठीक है गौस साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हुकूमत जो है वो अवाम की मुहाफ़िज होती है। हमने इससे कबल भी देखा कि गिरफ्तारियां भी हुई लेकिन फिर अगवा कर लिया जाता है नामालूम अफराद की जानिब से, और फिर कुछ दिनों बाद जो है वो अफराद अपने घरों को भी लौट जाते हैं और अब ये सिलसिला थम नहीं रहा है। तो PTI तो फिर सारा इल्ज़ाम लगाती है, वो कहती है कि हुकूमत भी इसमें मुलव्वस हो सकती है, कुछ इदारे भी इसमें मुलव्वस हो सकते हैं। देखो जी, हम जब पोजीशन में थे ना तो हमारे बंदे भी गायब हो जाते थे, उनको जेल में रखा गया, हीरो पे केस बनाया गया, बहुत सी अजियतें दी गई, सब कुछ किया गया। मरियम बीबी को नवाज शरीफ साहब के सामने जो है वो गिरफ्तार किया गया, हथकड़ियाँ लगाई गई और इस किस्म के वाक़यात ढेरों वाक़यात हैं। तो इसके लिए जो मतलब प्रॉपर ये है कि इसके लिए सियासी कुव्वतों को मुतहद होना होगा, एक टेबल पर बैठना होगा और फिर ताकि जब तक वो सियासी कुव्वतें आपस में नहीं बैठेंगी, मुज़ाकरात नहीं करेंगी, इस रूट काज तक नहीं पहुंचेंगी तो कैसे होगी? आज वो उन पे हो रहा है, पहले हमारे साथ होता रहे, आज इनके साथ हो रहा है, फिर का हमारे साथ होगा। तो हम तो पोजीशन को कई दफ़ा उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा चुके हैं, मिन्नतें कर चुके हैं क्या हमारे साथ बैठे और फिर ताकि मसाइल का हल निकाला जा सके, रूट काज तक पहुंचा जा सके। एक वकील है, गिरफ्तार हुआ है, क्यों हुआ है, किसने अगवा किया है, क्या को 5 लोग हैं, दूसरे हैं, कौन है, पता तो चले। अगर इस वाक़े पे खामोशी इख्तियार की गई तो फिर इस तरह के कई और वाक़यात होंगे।
तो इसलिए हमारा बदकिस्मती से जो अपोजिशन में लिया है, सिवाय फजल रहमान साहब की पार्टी के बाकी सारे गैर जिम्मेदार लोग हैं। अब ये जो पीटीआई वाले लोग हैं, ये जी हमारे साथ बैठने को तौहीन समझते हैं, और एक उन्होंने मतलब उनका जो वज़ीर आला है उसकी क्या स्टेटमेंट निकाल थी, और मतलब कहा वो जो उसके जो जिन्होंने चढ़ाई की थी इस्लामाबाद पे सरकारी अहलकार थे, उनको इनाम दिए जा रहे थे और उन पे फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही थी। तो इस किस्म की गैर जिम्मेदार अगर पोजीशन होगी तो फिर इस किस्म के मसाइल होते रहेंगे। तो हमारी फिर भी दरख्वास्त है कि हमारे साथ बैठें, डायलॉग करें। जब तक सियासी क़ुव्वतें मुत्तहिद नहीं होंगी इस किस्म के वाक़यात होते रहेंगे, मुस्तक़बिल में भी होते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो अली राशिद साहब का रुख कर लेते हैं। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया है। अली राशिद साहब का रुख कर लेते हैं। सर, आपने गुफ्तगू सुनी और आपसे भी यही सवाल करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत की बात की है, और जो कुछ हुआ इंतज़ार हुसैन साहब के साथ, इससे कबल अगर मैं जिक्र करूँ काजी फ़ाइज़ साहब का, जो कुछ उनके साथ भी हुआ बेकरी के बाहर, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। और इंतज़ार हुसैन साहब एक वकील थे, बानी पीटीआई का केस देख रहे थे, इस पर आप क्या कहेंगे सर? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये किसी भी, एक तो पीटीआई में जो यूके में हुआ फ़ाइज़ ईसा के साथ साहब के साथ, वो भी गलत था। एक ओवरसीज़ हमारे जो पाकिस्तानी हैं, बहुत उनका बहुत बुरा परसेप्शन जा रहा है कि इस किस्म की चीज़ों में मुलविस हैं। और एक सियासत अपनी अपनी जगह, एक पॉलिटिकल व्यू अपनी जगह, पर्सपेक्टिव अपनी जगह, मगर कुछ दायरे होते हैं, जो बाउंड्रीज होती हैं, उसके अंदर रह के किया जाए तो बेहतर रहता है। और गालम गलोच और उनकी गाड़ी पे मुक्के मारने और इस किस्म की चीज़ें करनी, वो कोई शराफत के तकाजे जो है उसको वो थोड़ा ब्रीच करता है। और जहाँ तक ये इंतज़ार हुसैन साहब हैं जो पीटीआई बानी के वकील हैं, उसकी भी मजम्मत मैं करता हूँ कि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर आई थिंक उनको इट इज़ टू सून टू से, अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये मामला हैं कि उनको मेरे ख्याल से किडनैप किया गया था, और किडनैपिंग फॉर रैंसम का केस था, जहां तक मालूमात अभी हमें पता चली हैं। तो ऑब्वियसली अगर उसकी आप बात करेंगे तो बिल्कुल ही जाहिर सी बात है, इसको कौन कंडेम ही हम करेंगे और मजम्मत ही करेंगे। मगर आई फील कि इसको जोड़ देना कि हुकूमत या इदारों का कोई इससे ताल्लुक था, विदाउट एनी पहले तो ये बात हो रही थी अगवा बराए तावान का ये केस है, लेकिन फिर किसी भी किस्म की अमाउंट इंतज़ार हुसैन साहब की फैमिली की जानिब से नहीं दी गई अगवाकारों को। तो फिर एक ये भी सवाल उठता है अली साहब कि आखिर वो पंजाब लेकर क्यों आ रहे थे, क्योंकि उन्हें पैसे तो मिले ही नहीं थे अगवाकारों को। देखिए, ये तो अब अगवाकारों से आप पूछें, मुझे मैं इसका डिटेल नहीं दे सकता, मगर आई फील कि हो सकता है कि एक हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल थे वो, और आई एम श्योर कि वो अगर मिसिंग थे, और ये गवर्नमेंट से लेके बाकी सब इदारे भी कोशा थे कि इनको रिट्रीव किया जाए, रिलीज किया जाए और रिकवर किया जाए। तो हो सकता है प्रेशर में आके जो किडनैपर्स हैं उन्होंने प्रेशर नहीं बर्दाश्त किया, और उन्होंने देखा हो कि पैसे भी नहीं मिल रहे। हो सकता है उन्होंने कहीं उनको नामालूम जगह पे छोड़ दिया हो, जिस तरह वो मिले हाथ पांव बंधे हुए। तो उसको, मगर बहरहाल जो भी है, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और इस वाक़ये को मैं कंडेम करता हूँ। और ये किसी भी शहरी के साथ, पॉलिटिकल पार्टी असाइड मैं रख के बात करूँगा, किसी के साथ भी ये नहीं होना चाहिए, एंड दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। बिल्कुल ठीक है। गजाला सैफी साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया गजाला साहिबा आपके वक्त का। गजाला साहिबा, दो अहम सवाल है। एक तो यूनियन भी जाना चाहेंगे इंतज़ार हुसैन साहब के हवाले से, और साथ ही अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि वो 9 नवंबर को एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं सवाबी में, और एक सरप्राइज़ का भी उन्होंने ऐलान किया है। कहा है वो जो लाए अमल है पार्टी का, वो 9 नवंबर को पार्टी की जानिब से, अली अमीन गंडापुर की जानिब से बता दिया जाएगा। क्या कहेंगी इस पर? देखिए, अली अमीन गंडापुर जो भी सरप्राइज रखे हुए हैं वो उसका वेट करेंगे हम। मगर जो कुछ हालात इस वक्त चल रहे हैं, और जिस तरह से अगवा बराए तावान पे डाल के ये जो अबडक्शन का केस है, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि कोई अबडक्शन सिर्फ एक बंदे का नहीं हुआ, हाई प्रोफाइल बंदे, हमारे लॉयर, उनका खाली नहीं हुआ है, बल्कि बहुत सारे खवातीन और हजरात जो कि पॉलिटिकली एक्टिव थे और जिन्होंने खड़े होकर इमरान खान का साथ देने की कोशिश की, कहीं पे भी किसी फोरम पे,
ان کو ایبڈکٹ کیا گیا ہے، تو کیا وہ بھی اغوا برائے تاوان کے زمرے میں ڈال دیا جائے؟ دیکھیے اس وقت تمام پاکستان کے اندر ایک عجیب قسم کی وحشت طاری ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کسی قسم کا بہت ہی خطرناک بدلہ یا کسی قسم کا بہت ہی اہم حملہ کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر، اور ان کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مگر ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، جس نے تمام آڈز کے خلاف 8 فروری کو سب سے زیادہ ووٹ لیے اور سب سے زیادہ ریپرزنٹیشن ہے پارلیمان کے اندر۔ اگر ان کے لوگوں کو اس طرح سے خریدنے، بیچنے، اٹھانے، غائب کرنے اور پھر اس کے بعد ان کی بازیابی کو ایک مشکل چیز بنانے کی کوشش کی گئی، تو عوام جو ہیں وہ بالکل خاموش نہیں رہیں گے، اور یہ اچھا نہیں ہوگا ہمارے اپنے ملک کی یکجہتی اور سالمیت کے لیے۔ اچھا غزالہ صاحبہ، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے، بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ جو لوگ جمہوریت کو واپس لا سکتے ہیں اس ملک میں، ان سے بات چیت جاری ہے، ان سے رابطے جاری ہیں، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں جن سے بات چیت اور رابطے جاری ہیں پی ٹی آئی کے؟ میرے خیال میں تو آپ کو یہ سیف صاحب سے ڈائریکٹ سوال پوچھنا چاہیے، کیونکہ میں اس سلسلے میں لا علم ہوں اور میں ایسی کوئی بات نہیں کہنا چاہتی جس کے بارے میں مجھے علم نہ۔ اچھا پھر یہ بتا دیجئے غزالہ صاحبہ، ایک ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں جس پہ تردید تو کر دی ہے پی ٹی آئی نے، عمر ایوب صاحب نے بھی اس کی تردید کر دی ہے، لیکن باتیں کچھ ایسی ہو رہی تھی کہ اب بانی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ریلیف مل جائے گا کیسز میں، بشرا بی بی کی ایک مثال موجود ہے، ہمشیراؤں کی ایک مثال موجود ہے۔ دیکھیے ہمشیرہ کو اور بشرا بی بی کو بمیں عمران خان صاحب کی بلا وجہ میں اب سے بیجا میں رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ مطلب ایک آدمی، ایک خاتون جو کہ آپ بلا وجہ جیل میں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر کوئی الزامات ثابت بھی نہ ہو سکیں، تو اس کے بعد کیا جواز بنتا ہے جیل میں کسی کے ہونے کا؟ یہ تو فاشزم کی ایک اہم مثال ہے کہ جس کے اندر قانون اور آئین کی پرخچے اڑانے کے بعد خود فیصلے کیے جائیں کہ اس کو بند کرنا ہے اور اس کو چھوڑنا ہے، اس کو نہیں نکلنے دینا۔ یہ جب قانون ہاتھ میں لے گا، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی حکومت بھی اگر قانون ہاتھ میں لے گی اپنے، تو وہ ایک فیلڈ گورنمنٹ ہوگی۔ یہ ایک فیلڈ گورنمنٹ کے ہتھ کنڈے ہیں جو یہ اپنائے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کا وقت پورا ہو چکا ہے، اور اس پورے ہوئے وقت کے لیکن اندر غزالہ صاحبہ، بنی گالہ میں سب صاف صفائی کا کام جاری ہے، رنگ روگن کا کام جاری ہے، کچھ ذرائع سے اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں کہ صاف صفائی کا کام چل رہا ہے بنی گالہ میں۔ دیکھیے اگر بشرا بی بی کا فیصلہ ہوگا کہ وہ بنی گالہ میں رکیں گی، تو ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے صاف صفائی کا کام اس لیے ہو کہ وہاں انٹرونشن ہو اور گھسا جائے اور دیکھا جائے کہ کس کمرے میں کس کو بند کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی کہ بنی گالہ کی صفائی کا کام کون کر رہا ہے۔ جب بنی گالہ کے مالکان جو ہیں وہ بنی گالہ میں ہے ہی نہیں، تو کون کر رہا ہے اس کی صفائی کا کام، اس کے رنگ روغن کے ساتھ؟ یہ تو عجیب بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ خود سوچئے کہ جب گھر کے مالکان سب کے سب قید ہوں، تو کون ہے جو اس گھر کے رنگ روغن کرا رہا ہے اور اس کی تیاری کر رہا ہے؟ تو سوچنے کی بات ہے اور ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس کا جواب میرے پاس تو ہے نہیں۔ ہاں، جو رنگ روغن کرا رہے ہیں ان سے پوچھیے کون ہے جو رنگ روغن کرا رہا ہے۔ اور پاکستان کے جو اہم لیڈر ہے جس کا گھر ہے وہ تو جیل میں بند ہے، 8 فٹ بائی 8 فٹ کے ایک چھوٹے سے کیوبیکل کے اندر، جہاں پہ کوئی جب چاہے بجلی کاٹ دی جاتی ہے، جب چاہے وکیلوں سے نہ ملنے کی اس کو کر دیا جاتا ہے، حکم صادر کر دیا جاتا ہے، جب ہوتا ہے تو ان کی بہنوں کو سڑک سے اٹھا کے بند کر دیا جاتا ہے 18-20 دن کے لیے۔ تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے، غور صاحب پر رک کر لیتے ہیں۔ غور صاحب، آپ نے غزالہ صاحبہ کا سٹیٹمنٹ سنا ہے، کیا کہیں گے اس پہ سر؟ دیکھیے جی، میں تو یہی کہتا ہوں، جس کو میں نے پہلے کہا ہے کہ ان لوگوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ڈیلاگ کے ذریعے مسئلے کا حل کرنا چاہیے۔ اور یہ جن لوگوں سے ڈیلاگ کرنا چاہتے ہیں وہاں سے ان کو کچھ نہیں ملنے والا، کیونکہ وہاں سے اپنے تعلقات خراب کر رہے، ان کو جو بھی راستہ ملے گا سیاسی قوتوں سے ملے گا، یہی ان کو راستہ دیں گی، اور اس کے علاوہ مثال کوئی نہیں ہے۔ یہ کہتے نہیں کہ ہماری کوئی ڈیل ہو جائے یا ڈیل ہو جائے ہماری کسی اسٹیبلشمنٹ سے اور پھر ہمیں یہ ریلیف مل جائے اور ہم دوبارہ الیکشن ہو جائے، ہم بھی اعظم بن جائے، ایسا نہیں ہونے والا۔ صرف دیکھو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی کسی کتاب ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اور بہت سے فیکٹرز ہیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، خطے میں کیا ہو رہا ہے، سب کو دیکھ کے چلنا ہوتا ہے۔ یہ بھی تو کسی رول میں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں نکالے گی اور ہمیں اقتدار دے گی،
اور اپنے ساتھی کو بھی ایسے مطمئن کرتے ہیں. اس کی بات نہیں ہے. ان کو حقیقت کا ادراک ہونا چاہیے. یہ تو ہمارے ساتھ بیٹھا ہوگا, سیاسی طریقے سے یہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے اور سیاسی قوتیں عمران خان کی راستہ بنائیں گی. اس کے علاوہ یہ ڈائریکٹ نہ کوئی ان سے بات کرنے والا ہے, نہ کوئی ڈیل دینے والا ہے, نہ ڈیل دینے والا ہے. ٹھیک ہے. اور جو رہی بات علی امین گنڈاپور کی, تو وہ اسلام آباد سے چڑھائی کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ 9 نومبر کو تاریخ کا اعلان کریں گے. وہی مطلب ہے, اب تو یہ تو ریاست بھی ایکشن لے سکتی ہے, مطلب وفاق بھی ایکشن لے سکتا ہے کہ جس طرح اس نے جو ہے وہ ریسکیو کے اہلکاروں کو اور پولیس اہلکاروں کو جو سیولین کے روپ میں اسلام آباد میں چڑھائی گئی تھی, یہ تو مطلب ایک بغاوت کے زمرے میں آتا ہے نا کہ اس فکر میں. اور اگر وفاق آج ایکشن لے لے تو ان کی وہاں حکومت بھی ختم ہو سکتی ہے. اور علی خود چاہتا ہے کیونکہ پچھلے 7-8 میں اس نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا. جو بھی پیسہ آتا ہے ایسے بجائے سیاسی کاموں کے لگانے کے, وہ اسی کاموں پہ لگا رہا ہے کہ چڑھائی کرنی ہے, اس کے لیے بندے تیار کرنے ہیں, ان کے نام دینے ہیں. سر وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت مار کھا لی اور اس بار جو ہے ہم سر پہ کفن باندھ کے نکلیں گے. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو متاثر ہوئے. آپ سب اس طرح کہتے ہیں کہ سر پہ کفن باندھ کے نکلتے ہیں اور پھر جب اسلام آباد پہنچتے ہیں تو پھر وہ بھاگ جاتے ہیں, کہیں جا کے ان کے ساتھ رہ جاتے ہیں. جیسے ان کو اشارہ ہوتا ہے وہ اپنی جان بچا کے خان صاحب کہتے ہیں کہ بی چوک پہنچو کہ اگلا میں لا عمل بتاؤں گا. بی چوک پہنچتا ہی کوئی نہیں ہے. تو بالکل انہوں نے تو بڑے قید مداری کا مظاہرہ ہمیشہ کرتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں. آپ دیکھو ایک وزیر اعظم ملائیشیا پاکستان آیا ہوا تھا, اس کی وزیر اعظم اور صدر پاکستان سے ملاقاتیں تھیں. 1-2 دن بعد شنگھائی کانفرنس تھی اور یہ ڈی چوک میں دھرنے کی کال دے رہے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کی بہن ہے تو خواتین تو کیوں گرفتار کیا گیا. پھر وہ لوگوں کو وہاں اکٹھا کریں ڈی چوک میں جو کہ پریزیڈنٹ اور کے ساتھ ہے, تو وہ کیا ان کو کوئی کانفرنس کے شرکاء کو پھول پیش کرنے تھے, پاکستان کو امیج خراب کرنا تھا. اگر وہ اتنے ڈیسپریٹ ہوئے ہیں پی ٹی آئی والے کہ وہ چاہتے ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں, پاکستان جو ہے بھاڑ میں خان کو جو ہے نا وہ باہر نکالا جائے, وزیر اعظم بنایا جائے. یہ ان کی منطق ہے جو کہ بالکل ابھی تک خوابوں کے دیے ہوئے رہتے ہیں. اور جو چیف جسٹس صاحب جو گئے ہیں لندن میں, ان کے ساتھ کیا کیا ایسا کو ہو سکتا ہے جس کے میں بہیو کرتے ہیں. اس نے عمران خان کو کیا کیا بلا, اس بیچارے نے تمہیں خان کوئی اس کے خلاف پیسہ ہی نہیں دیا کسی پیسے کا, نہ اس کے پاس عمران خان کی فیس تھی. اچھا گور صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے, آپ نے کہا کہ اپوزیشن سے بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے, لیکن پی ٹی آئی تو یہ کہتی ہے کہ یہاں خان صاحب کو جو بنیادی سہولت ہے ان سے بھی محروم کر دیا گیا ہے. ان کے پاس نہ اخبار آتا ہے, نہ ٹی وی دیکھنے کی سہولت ان کے روم میں موجود ہے. پھر ساتھ ہی جو نون لیگ کی حکومت میں ہوا, جو اس سے پہلے کبھی ہم نے ماضی میں نہیں دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر سے ایم این ایز کو گرفتار کر لیا گیا, اور اب یہ جو ایک بڑا کیس سامنے آیا ہے انتظار حسین صاحب کا, تو کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت ان چیزوں کو ڈینائی تو نہیں کر سکتی؟ پھر ان کی پالیسی کیا ہے؟ ہم تو جو بھی ہو رہا ہے قانون کا رستہ بنا رہے ہیں, حکومت کی کوئی بل جگہ نہیں ہے. جتنے مقدمے پہ چل رہے ہیں وہ اداروں نے بنائے ہیں یا قانون حرکت میں آئے. ہم نے کوئی چیز کیا اور نہ کہیں ہم پیش ہو رہے ہیں. ہم تو اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کہاں کھڑی ہے, بڑی مشکل سے ہم ڈیفالٹ ہونے سے بچے ہیں, ہم اس کو بہتر کرنے میں لگے ہیں. الحمدللہ ہم اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں اور ہمارے معاشی شاعری جو ہے وہ مثبت جو ہے رہے ہیں. ابھی سعودی عرب میں تقریباً $3 ارب کی انویسٹمنٹ کرنے چلا ہے, پٹرول آرام کو کمپنی پاکستان میں آ گئی ہے. بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کو دلدل سے نکالنا ہے, یہ جانے اور قانون جانے. یہ تو سب ہمیں کہتے ہیں نا, ہمارے پہ جعلی یہ مقدمے بنا دیتے, کسی پہ ہیرو کا کیس بناتے تھے, کسی پہ پاناما کامے کا کیس بناتے تھے, اور خان صاحب خود کرسی پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے کہ جی نئے میں انڈر تو نہیں, ایف آئی آر تو ہے نا, میں ان کو نہیں چھوڑوں گا, نہیں چھوڑوں گا, دھمکیاں دیتے تھے. لیکن ہم نے یہ رفت نہیں اپنائی کہ ہم خان کو نہیں چھوڑیں گے. خان جانے اور قانون جانے, عدالتیں جانے, ٹھیک ہے نا. عدالتیں کتنی انگلیاں اٹھ رہی ہیں خان صاحب کی وجہ سے کہ خان صاحب کو اتنا ریلیف کیا جا رہا ہے. تو ہم نے تو کوئی احتجاج نہیں کیا, عدالتیں جانے, قانون جانے, اور قانون اپنا راستہ اپنائے گا. اگر 9 مئی کے واقعہ ہوتا ہے یا دوسرے ہیں تو ہم تو اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. پاکستان کو جو معاشی درجے میں پھنسا اسے نکالنے میں لگے ہوئے ہیں. تو ان کو خود
इस बात से सबक सीखना चाहिए। और ये जो देखो, अगर हम ठीक है। इसको इंटरवीन न कर रहे या अगर वहाँ पर इंटरवीन न करते तो अच्छा फिर 26वीं कहीं पास हो जाती और फौजी अदालतों को कानून पास हो जाता तो फिर क्या होता। आज तो मिलिट्री ठीक ट्रायल है। हो रहे थे और मिलिट्री ट्रायल में फिर इनसे सब किसी को बचना जो है मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। अली वहाँ राशिद पर साहब का रुख जो कर लेते हैं। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया है। अली राशिद साहब का रुख कर लेते हैं। अली साहब, 26वीं आईनी तरमीम में हमने देखा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस पे बड़ी कोशिश भी की थी और वो कई बार मौलाना साहब के घर भी गए और अब इस तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर लिया गया और हो सकता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इस केस को टेकअप भी करेगी। फिर दूसरी एक बात ये भी आगे कि जजेस की तादाद के हवाले से, जिस पे हमने देखा कि JUIF ने इसकी मुखालफत की, PTI ने इसकी मुखालफत की और 2-3 ऐसी बातें हैं। अगर इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी बात करें, मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी बात करें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मजीद वजाहत मांग ली थी। वजाहत के बाद भी हमने देखा था कि वो नशिस्तें PTI को नहीं मिली। इन तमाम तर मामलात को सर आप कैसे देखते हैं? देखें, 26 अमेंडमेंट पास करवाई, कंसेंसस से करवाई, मेरे ख्याल से बहुत एक अच्छी एक्सरसाइज हुई। हमारे PTI के दोस्त जो कभी किसी फोरम पे हमारे साथ बैठे नहीं, उनको भी हमने साथ बिठाया, मुशावरत की, उनकी कमेटी बनी, उन्होंने मीटिंग्स काफ़ी की और टू द एक्सटेंड कि 26वीं ये जो अमेंडमेंट जो पास होने वाली थी, पहले तो मौलाना साहब भी राज़ी नहीं थे, मगर इतना कन्वेंस किया, इतनी चीज़ों पे हमने उनको आमादा किया कि उन्होंने खुद ही फिर कहा कि एज ए प्राइवेट मेंबर मौलाना साहब इस बिल को पेश करेंगे। सही। सब लोगों को कंसेंसस के साथ हमने ऑन बोर्ड लिया। PTI ने यहाँ तक कहा कि जी जो ये 26 अमेंडमेंट है, इसमें काफ़ी ऐसे भी पॉइंट्स है जो उन्होंने हमें रेकमेंड किए थे, जो हमने अडॉप्ट किए। उसमें काफ़ी चेंजेस भी हमने PTI के हमारे जो दोस्त थे उनके कहने की वजह से ही की, मगर एंड में उन्होंने कहा जी एक असूली मौक़िफ़ है, हम वोट इस पे नहीं देंगे, मगर अमेंडमेंट से हमें कोई इशू नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो हमारे हिसाब से एक अच्छा एक नॉट ओनली कि कंसेंसस से ये चीज़ पास हुई, बट ऑल्सो एक अच्छी एक्सरसाइज हुई कि जितने भी PTI, जैसे मेरी बहन अभी कह रही थी कि सबसे बड़ी जमात है, नुमाइंदगी है, तो उनको ऑन बोर्ड लेना हमारी बड़ी एक अचीवमेंट थी कि उनको साथ बिठा के रोडों पे, सड़कों पे प्रोटेस्ट अपनी जगह रहते हैं, मगर डायलॉग से मसले हल हो सके तो आई थिंक प्रायोरिटी हमें उसमें रखनी चाहिए। जहाँ तक रही कोर्ट में चैलेंज होने की बात, तो हम इस चीज़ को भी बड़ी खुशाइन कहते हैं, जमहूरियत का हुस्न है। अगर कोई ऐसी चीज़ है उसमें तो बिल्कुल कोर्ट अगर कहेगी तो उसके जो कोर्ट जैसे कहेगी वैसे ही हम करेंगे। और बस PTI की थोड़ी चीज़ों से हमें बयानबाजी से थोड़ी हमें इख्तिलाफ होता है कि जब वो चीफ जस्टिस जो बन रहे थे तो उनको उन्होंने कहा ना मंजूर, और जो लोग टॉक शोज पे आके चीफ जस्टिस को कह रहे थे कि नया चीफ जस्टिस आ रहा है, मंसूर अली शाह नहीं बन रहे, ये आफरीदी साहब बन रहे हैं, इनको हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। अगले दिन ओथ टेकिंग सेरेमनी पे वही लोग बैठे हुए थे जो इन टॉक शोज पे आके बातें कर रहे थे। तो बस ये है कि आवाम के जज्बातों को थोड़ा रखें, लीडर्स जो भी होते हैं उनकी फॉलोइंग बड़ी होती है, गुरेज करें। पाकिस्तान वैसे ही थोड़ा नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, IMF की डील हो गई, बाकी सब चीज़ें हो गई, इंटरनेशनल सिनेरियो जो हो रहा है वो भी चेंज हो रहा है। तो बस जो भी चीज़ें कंसेंसस हो, हम सब एक ही टीम का हिस्सा हैं। सर, PIA को सेल आउट करने का भी कहा जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? ये तो पाकिस्तान का एक एसेट था, PIA पाकिस्तान का एक एसेट था और उसे भी सेल करने की अब बात हो रही है। मरीम नवाज साहिबा भी बहुत मुतहरिक नजर आ रही हैं। जी देखें, बात ये है कहने को PIA पाकिस्तान का एसेट है, मगर एक्चुअली अगर उसको आप बारीकी में जाके देखें तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी लाइबिलिटी है, अरबों खरबों रुपए का नुकसान है, खसारा है, जो टैक्स पेयर जो है नेशनल एक्सचेकर से हमें हर वी ब्लीड, आवर पॉकेट्स ब्लीड जस्ट गिविंग इनटू द लॉसेस ऑफ PIA। अगर उसको कोई प्राइवेटाइज करके उसको कोई प्रॉफिट में ला सके या इस जो इससे पाकिस्तान को फायदा हो सके और खसारे से हम बाहर निकल सकें, हाँ वी कांट अफोर्ड इट। हम ऑलरेडी, हमें डेट सर्विसिंग हो गई, बैरूनी मुल्क जो लोन है उनके हो गए, IMF हो गया, वैसे ही हम भी ऐसे इदारों को हम लेके नहीं चल सकते जो इतने लॉस में जा रहे हैं, और हमने कोशिश की कि इनको बेहतर किया जाए मगर नहीं हुआ। लेकिन सर हुकूमत बेहतर नहीं कर सकती, क्योंकि आप एक सीनियर पॉलिटिशियन है, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हुकूमत बेहतर नहीं कर सकती लेकिन हुकूमत प्राइवेटली अगर PIA को ले लेती है एक एसेट के तौर पे, तो तब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी।
समझा नहीं मैं आपका सवाल। मैं आपको समझाती हूँ सर। देखिए, हुकूमत इस वक्त नून लीग की है, लेकिन अगर मरीम नवाज साहिबा खुद इस चीज़ को ले लेती हैं और अपनी प्राइवेट अर्निंग के लिए, तो फिर वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन एक पाकिस्तान के एसेट के तौर पे जो है वो पीआईए बेहतर नहीं हो सकती। देखिए, अगर देखिए हुकूमत एक चीज को चलाती है तो उसमें बहुत चीजें होती हैं, उसमें डिसीजन मेकिंग का होता है, रेड टेप होता है, फिर बाकी स्टेक होल्डर्स होते हैं, फिर सरकारी नौकरियां जो हैं उनके काफी मामलात होते हैं, जो यूनियन के केसेस चल रहे हैं ऑलरेडी, जो उस पे लाइबिलिटी स्टैंडिंग है उसके काफी मामलात होते हैं, क्योंकि प्राइवेट एज अ प्राइवेट इक्विटी या प्राइवेट इन्वेस्टर या एज अ प्राइवेट ग्रुप उसको लेता है कंसोर्शियम बना के, जैसे कुछ लोग लेना चाह रहे थे, और वो अगर उसको प्राइवेटली प्रोफेशनली चलाना चाहें, जो देखिए हुकूमतों का काम नहीं होता बिजनेस चलाना, हुकूमतों का काम नहीं होता ये सब चीजें करना वो, और माशाल्लाह से हमारी हुकूमतें जैसे रही हैं माजी में, तो वो बाकी जो अफेयर्स हैं मुल्क के वो चला रहे हैं, वही बड़ी बात है। तो अगर कोई चीज नहीं चल रही, और देखिए आइंस्टाइन ने कहा था कि ट्राइंग द सेम थिंग एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स इज अ साइन ऑफ इंसैनिटी। तो अगर हम एक ही चीज बार बार करते रहेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे रिजल्ट डिफरेंट आएगा, तो वो पागलपन की निशानी है। तो लेट्स मूव ऑन, अगर एक चीज हो गई अब नहीं चली जा रही है, लेट्स नॉट क्राई स्पिल्ट मिल्क, लेट्स मूव ऑन, प्राइवेटाइज करें इसको, खसारा जो है उससे बाहर निकलें, थोड़े बहुत पैसे होंगे उनको सही चीजों में लगाएं, एंड लेट्स मूव ऑन। गजाला साहिबा, कल भी कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया है और ज़राए के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी बिल में अहम कानून साजी भी हो सकती है, इस पर क्या कहेंगी आप? देखिए, पहले तो मैं ये मोहतरम हमारे जो भाई हैं इनका मैं इसका जवाब देना चाहूँगी पीआईए के प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। प्राइवेटाइजेशन अगर होनी है तो कौन लोग उसके अंदर इन्वेस्टर्स आएंगे, कौन लोग उसको प्राइवेटाइज करना चाहेंगे? क्या वो लोकल स्टेक होल्डर्स होंगे या वो इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स होंगे जो कि हमारे मुल्क की एक अहम असासे को डिस्पर्स करेंगे इनटू अनदर्स प्राइवेट मॉड्यूल? मगर अगर उसको प्राइवेट मॉड्यूल में लेके आने की कोशिश कर भी रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मतलब स्पिल मिल्क के ऊपर रोना बेकार है, तो मेरे ख्याल में तो अपने एक्सपेंसेस कम करें, और जो मेरा और आप लोगों की जिम्मेदारी है एज मीडिया पीपल कि ये जो एक कठिन वक्त मुल्क के ऊपर गुजर रहा है, जिसके अंदर आईएमएफ से डील होना बहुत बड़ी कामयाबी समझी जाती है, तो क्या गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस कम कर रही है? क्या लोगों की जेबों में करप्ट मनी जा रहा है? गजाला साहिबा, शहबाज शरीफ साहब तो ये कहते हैं कि दुआ करें आईएमएफ के साथ ये हमारा आखिरी प्रोग्राम हो। देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि ये अगर जिस तरह से काम चल रहा है उस तरह से कभी भी आखिरी प्रोग्राम नहीं हो सकता। जिस तरह से डेट पे सर्विसिंग हो रही है, मेरे ख्याल में हम आगे भी 10 साल तक आईएमएफ के अंदर दबे रहेंगे। क्या पाकिस्तान के वो लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो बिग पॉलिटिशियंस हैं, जो 3 और 4 बारियां करने के बावजूद जिनके पेट नहीं भरे और जिनका क़िबला जो है वो लंदन है, तो उनको पहले ही कोशिश करनी चाहिए कि अपने क़िबले को दुरुस्त करें, अपनी राहें अस्तवार करें, अपने मुल्क के असासों को खुद खरीदने और बेचने के अलावा उनको किसी भी न किसी तरह से फाल करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि उनको ज़ाइल करें। तो ये जो है, इनके पास बेस्ट इकोनॉमिस्ट भी होते हैं, इनके पास बेस्ट लोग होते हैं। हुकूमत जो है वो सिर्फ नुकसान में नहीं जा सकती, हुकूमत जो है उसके पास काफ़ी ज़राए होते हैं अपने हालात को बेहतर बनाने के लिए। सिर्फ बेगर्स नहीं हम बन सकते, वी हैव टू बी चूजर्स नाउ। हमें अपने मिनरल रिसोर्सेज, हमारी अपनी जो नेशनल इंटेग्रिटी है, उसको लूज किए बगैर अपने चीज़ों को फाल करने की ज़रूरत है। जहाँ तक कल के पार्लियामान के इजलास की बात है, देखिए कल क्या होता है, क्योंकि यहाँ तो कुछ पता नहीं होता कि खबर आज सुबह से लेकर शाम तक क्या होगी। जब मुझे एक प्रोग्राम में बुलाया जाता है कि जी हालात हाजरा पे गुफ्तगू होगी, तो हमें नहीं पता होता कि हमने सुबह जो पढ़ के अखबार में फारिग हुए हैं, शाम के इवनिंग पेपर में कहानी कुछ होगी, और रात तक जब प्रोग्राम में जाएंगे उस वक्त सनसनीखेज कोई और नया वाक़या हो चुका होगा। तो पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही, यानी दुनिया, हमेशा हम बचपन से सुन रहे हैं कि मुश्किल हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, मगर इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान के, इस वक्त जो पाकिस्तान से लोग निकल के जा रहे हैं दूसरे मुल्क, इस वक्त जो पाकिस्तान के असासों को तबाह किया जा रहा है, इस वक्त जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनी हुई है, इस वक्त जो पाकिस्तान के कवानीन को छेड़छाड़ करके अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या आप कल का नहीं सोच रहे कि कल भी पाकिस्तान होगा, कल भी यही मुल्क होगा, कल भी यही कवानीन चलेंगे? क्या कल उसकी गर्दिश में आप लोग आएंगे?
یا کون لوگ آئیں گے. تو پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے دور اندیشی کی ضرورت ہے, سمجھداری کی ضرورت ہے, اور پاکستان کی جو انٹیگریٹی ہے اس کو سنبھال کے چلنے کی ضرورت ہے. خدا کے واسطے ایک اہم لیڈر کو بند ہونے سے نکالیے, اس میں کوئی ڈیل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کوئی دشمن نہیں ہے, محب وطن ہے, آپ سے کوئی بدلہ نہیں لے گا جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. ایک مسلمان لوگ ہیں ہم لوگ, اس قبیلوں کی جنگوں سے نکل کے باہر آئے ہیں, ہم مسلمان ہیں اور ہمیں ان قبیلوں کی جنگوں میں دوبارہ نہیں پڑنا چاہیے. اچھا غزالہ صاحبہ, اس کی بھی تو مذمت کریں, جو کچھ ہوا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ بیرون ملک, اس کی بھی تو مذمت کی جا سکتی ہے. انتظار نہیں, میں کیوں مذمت کروں, میں کیوں اس بات کی مذمت کروں جو قاضی فائز عیسیٰ نے قاضی ہونے کے باوجود پاکستان کے تمام اداروں کو چھیڑ کے تباہ و برباد کر کے اور ویکیشن پہ لندن چلے گئے. ان کا کیا, ہمارے جو اہم سٹیک ہولڈرز ہیں, جو ڈیسیژن میکرز ہیں, چاہے اس میں پرائم منسٹر ہو, چاہے اس کے اندر چیف ایگزیکٹو ہو جوڈیشری کا, اگر ان کے لیے بہترین کام یہی ہے کہ ملک کو نقصان پہنچا کر دوسرے ملک میں جا کے جائے پناہ لے لیں, تو وہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی لوگ ہوں گے جو آپ کو اٹھا کے آپ کی اس ناانصافی پہ آواز اٹھائیں گے. جب گھروں سے لڑکیاں اٹھ رہی تھیں اور جو آج تک عورتوں کے نام و نشان نہیں ملے, غائب ہیں گھروں سے لوگ, کیا ان کی مفتاد پہ آپ کو کبھی آواز نہیں اٹھانی چاہیے تھی؟ یہ قاضی فائز عیسیٰ کا یہ بنتا نہیں تھا کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے غزالہ صاحبہ, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ہمیں جوائن کیا ہے طارق عزیز صاحب نے, سینئر اینالسٹ ہیں. سب سے پہلے تو بہت شکریہ طارق عزیز صاحب آپ کے وقت کا. مجھے اخلاقیات بہت اہم چیز ہے اور ہمیں کبھی بھی اخلاقیات کو رد ٹھیک ہے غزالہ صاحبہ, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. طارق عزیز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, بہت شکریہ طارق عزیز صاحب آپ کے وقت کا. سر, لوگ ہیں جو صاحب حیثیت, صاحب کمال, صاحب وقار لوگ ہیں, ان کے لیے یہ لازمی طور پہ ان کا یہ بنتا ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ ان کے اطراف میں جو ان کو فیصلے کرنے ہیں. غزالہ صاحبہ میں آپ کی طرف آتی ہوں. طارق عزیز صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی بالکل میں موجود ہوں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو بہت شکریہ طارق عزیز صاحب. بات کر لیتے ہیں یو ایس اے میں صدارتی انتخابات کے حوالے سے. کیملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان جو ہے وہ ٹکر کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے. دونوں فریقین ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں ڈیورنگ کیمپین. یہ بتائیے گا صدارتی انتخابات جو کہ 2 روز بعد ہے, کون جیتنے جا رہے ہیں؟ جی یہ بالکل یہاں سے بیٹھ کے شاید اتنا اچھا اندازہ نہ کیا جا سکے جب وہ وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں, لیکن اس وقت جو ہے ٹرمپ کے بارے میں جو ہے وہ فضا زیادہ بہتر ہے اور پھر ان کے حق میں کیمپین جا رہی ہے. چونکہ اگر ٹرمپ پاکستانیوں کے لیے کچھ شاید زیادہ اچھا نہ ہو, لیکن وہاں پہ جو لوکل لوگ ہیں جو ان کے سٹیزن ہیں یو ایس اے کے, ان کا جو انہوں نے مینیفیسٹو دیا ہے کہ امیگرینٹس کے لیے اوپر سختی کی جائے گی, تارکین وطن کو واپس بھیجا جائے گا, تو وہ لوکل جو ان کے اپنے پاکستان یو ایس اے کے سٹیزن ہیں ان کو جو اٹریکٹ کرتی ہیں ان کی باتیں, ان کی کیمپین. تو وہاں کے لحاظ سے انہوں نے اپنے پریزیڈنٹ کو دیکھنے کے انہوں نے ان کے لیے کیا پالیسیاں لے کے آنا ہے. تو ٹرمپ جو ہے وہاں لوکل لوگوں میں, وہاں کے اوپر جو اپنے سٹیزن میں, اپنے ووٹر میں زیادہ پاپولر ہیں, اس کی وجہ سے وہ ان کی بات کرتے ہیں, قوم کی بات کرتے ہیں, اور جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں تارکین وطن, ان کے اوپر سختیاں کرنے کی انہوں نے جو ہے ایک وعدہ بھی کیا ہے, کیمپین بھی کی ہے. تو اس لحاظ سے وہ مقامی آبادی اس بات پہ خوش ہے کہ وہ جو اس کے اوپر اسٹینڈ لیں گے, جبکہ ان کے مدعے مقابلے کمیلا ہیرس ہے تو انہوں نے جو ہے کہا جی ہم امیگرینٹس کے لیے رولز سافٹ کر دیں گے, آنے دیں گے, اور غیر قانونی لوگوں کو بھی تحفظ دینے کے لیے ان کا کوئی راستہ نکالا جائے گا. تو وہ یہ چیز وہاں پہ نیگیٹو سمجھی جاتی ہے. جی بالکل. طارق صاحب ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ پاکستان کے لیے نئے صدر کی پالیسی کتنی اہم ہوگی, کیونکہ ایک وقت وہ بھی آیا تھا جب پاکستان سے مطالبہ کیا گیا تھا ڈو مور کا واشنگٹن کی جانب سے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نئے صدر بنتے ہیں تو اس وقت کیا پالیسی رہے گی, اور اگر کیملا ہیرس بنتی ہے تو پھر کیا پالیسی رہے گی پرٹیکولرلی پاکستان کے لیے؟ جی بالکل, مجموعی طور بنیادی طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں کی اسٹیٹ کی پالیسیز ہوتی ہے, سب کو وہ لے کے چلنا پڑتا ہے. پھر 19-20 کا فرق لازمی پایا جاتا ہے. تو وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کے لیے جو ہے یہاں پہ ایک ان کی جو پی ٹی آئی کی جو ہے خاص سیاسی جماعت کی طرف سے جو ہے وہ ٹرمپ کو ویلکم بھی کیا جا رہا ہے. تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ اگر یہ آ گیا تو یہ ہمیں یہاں سے ریلیف مل جائے گا, خان صاحب کو ریلیف مل جائے. صحیح. تو اس کے سب کا وہ جو ہے ان کے ہے یقینی طور پہ جو کمیلا کی طرف سے تھوڑا سا اور ان کا جو ہے ٹرینڈ تو دوسری طرف ہے. تو یہ پاکستان کے اوپر جو بہت زیادہ پالیسیوں پہ فرق پڑنے والا نہیں ہے. وہاں پہ پینٹاگون جو فیصلہ کہتے ہیں, اسٹیٹ فیصلہ کہتی ہے, تو وہ وہاں فیصلے وہی کیے جاتے ہیں جو اسٹیٹ کے فیصلے ہوتے ہیں.
19-20 हो सकता है, पर ट्रंप के आने से शायद थोड़ा सा ये है कि ट्रंप इमरान खान के हक में, पीटीआई के हक में आवाज उठाएं या बात करें, ताहम उनके कहने से यहाँ कुछ होगा नहीं, क्योंकि जो उनके जो बानी पीटीआई के खिलाफ जो केसेज हैं, मुकदमात हैं, वो तो अदालतों में है, अदालतों ने फैसला करना है। तो ये यहाँ के जो पीटीआई के लोगों ने एक उम्मीद लगा ली है कि अगर वो ट्रंप आ गए तो वो नहीं, एक कॉल करेंगे तो यहाँ से जो एक कॉल आएगी तो शायद यूएसए की जानिब से मुदाखलत की जा सकती है अगर डोनाल्ड ट्रंप नए सदर बनते हैं? तो कोई मुदाखलत नहीं की जा सकती, बिल्कुल कोई ऐसी दुनिया के आलमी कवानीन में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक रिक्वेस्ट की जा सकती है, दरखास्त की जा सकती है कि वो भी बड़े महतात अंदाज से बयान देते हैं कि हमारी ख्वाहिश है कि वहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, पोलिटिकल जो राइट्स मिलने चाहिए और इंसानी हकूक की बात की जा सकती है। तो वहाँ पे ये वो एक स्टेटमेंट से ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। उनका जो फॉरेन ऑफिस है, स्टेट ऑफिस है, तो वो एक स्टेटमेंट दे सकता है कि ट्रंप की हमारी तरजीहात ये है कि पाकिस्तान में जो इक्वल लेवल पे ट्रीट किया जाए, तमाम पोलिटिकल पार्टीज को जो हक दिया जाए, इस किस्म की बात हो सकती है। अदरवाइज ऊपर से वहां से बैठ कर आप मायों पे हुक्म तो नहीं चला सकते कि इनको फौरन छोड़ दिया जाए और अदालतें बंद कर दीजिए, ऐसा कोई सीन नहीं है। अच्छा तारिक साहब, इससे कबल भी मेरा एक आपसे सवाल था कि हमने देखा था कि वाशिंगटन डीसी की जानिब से कहा गया था पाकिस्तान को डू मोर। एक वो भी दौर था जब यूएसए के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे पाकिस्तान से, और एक वो भी दौर आया जब यूएसए ने मुतालबा किया कि पाकिस्तान यू हैव टू डू मोर। और अब क्योंकि अमेरिका की आर्मी चली गई है अफगानिस्तान से, लेकिन मशरिक़ वस्ता की अगर बात करें तो वहाँ सूरत हाल कशीदा है। तो क्या समझते हैं आप कि नए सदर की पॉलिसी मशरिक़ वस्ता के हवाले से कितनी अहम होगी? हाँ, ये हो सकता है कि डू बॉय वाली जो कहते हैं कि वो अब होगा नहीं, कि पाकिस्तान एक वक्त था जी जब डू बॉय वाली बात ऐसी जनरल परवेज मुशर्रफ के वक्त में थी, वो एक खास मखसूस हालात थे कि जंग थी, अफगानिस्तान था, अमेरिका हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, हम अमेरिका के लिए थे। अब इसको 20 साल के बाद, 20-22-24 साल के बाद सूरत हाल बदल चुकी है। अब पाकिस्तान वैसे भी जो अमेरिका के ज्यादा जो कुर्बत में था, जो उनके था, शायद वो उससे थोड़ा सा हट रहा है। अब तो पाकिस्तान लगता यही है कि वो रशियन कैंप में, पाकिस्तान रशियन कैंप में चला गया है। जैसा कि आपने देखा होगा पिछले 2-3 माह से देखें रशियन के खिलाफ बहुत ज्यादा टेंशन चल रहा है। चाइना के खिलाफ तो ऑलरेडी 10 साल से सी पैक के हवाले से 2014 से 10 साल से चल रहा है। तो आपको साहब अमेरिका के हम एक हद तक थे, तो अब शायद उनकी असर से हम निकलते जा रहे हैं, तो उनका बहुत ज्यादा यहाँ पे वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा जी, क्योंकि हम तो अब रशिया की तरफ देख रहे हैं। एक प्राइम मिनिस्टर हमारे शहबाज शरीफ की एससीओ के मौके के ऊपर बड़ी तस्वीर उन्होंने स्पेशली हुकूमत पाकिस्तान ने रिलीज कराई कि शहबाज साहब दरमियान में पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, उसके लेफ्ट और राइट पे चाइना और रशिया का प्राइम मिनिस्टर है। तो पूरी दुनिया के लिए भी पैगाम था, अमेरिका के लिए पैगाम था, तो हम इसके बाद शिफ्ट कर चुके हैं। अब आते हैं मशरिक़ वस्ता के ऊपर। मशरिक़ वस्ता के ऊपर भी जो है फलस्तीन ऐसा एक मसला है जिसके ऊपर अमेरिका, अक़वाम मुत्तहिदा में तमाम इंसानी हकूक़ आलमी इदारे मज़म्मत तो कहते हैं, एक अमलन कोई कुछ नहीं करता। तो इस पे जो है ट्रंप हो या कमीला हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ ज्यूज लॉबी जो है, वहाँ पे भी जो है ज्यूज लॉबी, यहूदी लॉबी जो उसके ऊपर जो पूरी इकोनॉमी कंट्रोल जो अमेरिका की करती है वो ज्यूज लॉबी करती है। तो वो बात तो अमेरिका यूएस से अब भी करता है, फिर शायद तो कमीला भी करेंगे और ट्रंप भी करेंगे, लेकिन मशरिक़ वस्ता ऊपर ये है जो लेकिन ये जो आग फैली हुई है तारिक अजीज साहब, इसराइल से गजा और अब ईरान तक इसकी हवा चली गई है, तो जंग बंदी के मामला तय हो जाएंगे नई पॉलिसी के तहत? बिल्कुल, ये तो यूनाइटेड नेशन को भी चाहिए, यूएसए को भी चाहिए। वो पूरी दुनिया के वो चौधरी बनते हैं, वो चौधरी बने हुए हैं, ठीक है। हम यूनाइटेड नेशन तो खैर एक गैर जानबदार इदारा है, उसको तो हम मानते सब मानते हैं। तो उनको इस जंग बदली का जो है जंग ये फैलती जा रही है, ये जंग बढ़ने की बजाय, आग बुझने की बजाय फैलती जा रही है। इस पर कोई आलमी बरादरी को भी, अक़वाम मुत्तहिदा को भी, उम्मा को भी जो है वो इस तरफ देखना चाहिए। फलस्तीन के मसले के हल के लिए जो भी उसका पॉसिबल हल निकले, और फौरी तौर पर हल निकलने से पहले सीज फायर होना चाहिए। वहाँ अस्पतालों को आग लगाई जा रही है, अस्पतालों को बम्पिंग की जा रही है। तारिक अजीज साहब, इन दोनों की कैंपेन में, ये दो फरीकैन हैं, इन दोनों की कैंपेन में क्या कोई ऐसी बात की गई थी कि जंग बंदी होनी चाहिए? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के अगर पुराने बयानात हम देंगे, उसमें तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि जो बाइडेन की पॉलिसी जो है वो समझ से बाहर है, तो कुछ अब ऐसा लगता है? जी बिल्कुल, जंग बंदी की तो अब बात अभी की जाएगी। अब अगर कमीला पे आती हैं या ट्रंप आते हैं, तो उनको अपना एक अच्छा फेस दिखाने के लिए, पूरी दुनिया के लिए अच्छा बनने के लिए और होना भी चाहिए कि उनको ऐसा स्टेप लेना चाहिए को जंग बनने के लिए आगे बढ़ के किरदार अदा करें और इसराइल से बात करें, उनके नेतन्याहू से बात करें और जंग बंदी के लिए जो है इसके ऊपर जो है किसी किस्म का वो कंप्रोमाइज करना जो है शायद अमेरिकी पक्ष
स्टेट की रास्ता कुछ और हो सकती है। वहाँ पे भी जो अमेरिका में भी जो लोग हैं वो आम आवाम जो है वो फलस्तीनियों के हक में भी है, वहाँ पे होने वाले जुल्म के ऊपर वो है, उनका यहाँ पे एहतजाज है। और सिवाय उनके जो न्यूज वहाँ पे है, बाकी तमाम कम्युनिटीज है, वो सिख हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन है, तो वो इसके ऊपर आप देख लें यूरोप के ऊपर भी बड़ा बेचैनी पाई जाती है कि फलस्तीन के मसले के ऊपर। तो आप देखना जो ये होगा कि अमेरिका का सदर मुंतखब जो 2 दिन बाद जो भी होंगे जिसके हक में भी गाय जाएगी, वो ट्रम्प हो या कमला हैरिस हो, तो उनको एक वाज़ेह पॉलिसी देना होगी। उसके लिए उनकी पोजीशन भी बेहतर होगी और एक सिफत तय हो जाएगी। और बड़ी ताकत को ये किरदार अदा करना चाहिए कि उनकी मुदाखलत से अगर मसले का हल हो सकता है तो उनको इस पे जो है बिल्कुल आगे बढ़ कर किरदार अदा करने चाहिए। और पूरी दुनिया में इज्जत की निगाह से देखा जाएगा, जो अब ईरान की तरफ से भी मुसलसल जो है और एक बढ़ते हुए रोल के ऊपर जो है, इसके ईरान का भी एक इश्तियाल है, उस तरफ से भी इश्तियाल है। इसको वो ठंडे दिमाग से बैठे। और इसके अलावा मैं आपको ये भी खबर दे दूं, अरब लीग का इजलास जो है 10 नवंबर को फिर रात में बुला लिया गया है। फलस्तीन के मसले के ऊपर 10 नवंबर को जो है वो इजलास बुला लिया गया। उससे पहले ही यूएसए में जो है वो इंतखाबात हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया तारिक अजीज साहब, आपके वक्त का हमारे साथ मौजूद थे। रोज बाद यूएसए में सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अगर नए सदर बनते हैं या फिर कमला हैरिस नए सदर बनती है तो पाकिस्तान के लिए पर्टिकुलरली क्या पॉलिसी होगी, जो मशरिक वस्ता में इस वक्त जो सूरत हाल है, पहले हमने देखा कि इसराइल से गाजा और गजा से ईरान तक जो है अभी जंग फैल गई है, उसके बाद नए सदर की पॉलिसी कितनी आम होगी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ गया। अपने मेजबान खतीजा राठौर को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।